दोस्तों, आज भले ही दुनिया के नक्शे में इजराइल एक यहूदी देश माना जाता है, मगर एक वक्त था जब यहूदी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑपरेस्ड कम्युनिटीज में से एक थे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हिटलर ने भी यहूदियों पर ही सबसे ज्यादा जुल्म उठाए थे और अपने ऊपर दुनिया भर में होने वाले जातियों से तंग आकर यहूदियों ने अपने लिए एक अलग देश बनाने का डिसीजन लिया और इसके लिए यहूदी फिलिस्तीन में शरण लेना शुरू कर दिए। वही फिलिस्तीन जो आज का इजराइल है। खैर, जिस वक्त यहूदी फिलिस्तीन में शरण ले रहे थे उस वक्त वहाँ ब्रिटिश क्राउन का शासन था, लेकिन आए दिन फिलिस्तीन में बढ़ती यहूदियों की संख्या को देखकर उस समय फिलिस्तीन में रहने वाले यहूदियों द्वारा अपने लिए एक अलग देश की मांग की जाने लगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन के लोग इस बात से एकदम नाखुश थे, क्योंकि उनका कहना था कि जब जमीन हमारी तो फिर यहाँ यहूदियों के लिए एक अलग देश क्यों बनाया जाए। और यही कारण था कि समय के साथ फिलिस्तीनियों और यहूदियों के बीच का ये टकराव विवाद में बदल गया। वहीं फिलिस्तीनियों और यहूदियों के बीच विवाद को बढ़ता देखकर ब्रिटेन ने यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन के पास भेज दिया, जिसके बाद 29 नवंबर 1947 को यूएन ने इस लड़ाई को रोकने के लिए फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांटकर एक यहूदी और एक अरब राज्य बनाने के लिए वोटिंग करवाई। लेकिन फिलिस्तीन के लोगों ने यूएन की इस प्रपोजल का जमकर विरोध किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि फिलिस्तीन में यहूदियों और अरबों के बीच जंग जैसे हालात खड़े हो गए। अब फिलिस्तीन और यहूदी दोनों ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ते। और फिर आता है 1948 का समय, जब 14 मई को यहूदी एजेंसी के हेड डेविड बेन गुराउ ने यहूदियों की स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया और साथ ही उनके लिए इजराइल नाम के एक अलग देश की स्थापना की भी अनाउंसमेंट कर दी। डेविड बेन गुराव के इस अनाउंसमेंट के बाद 14 मई साल 1948 को यूएस प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमन ने भी इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दे दी, जिस वजह से इजराइल को 1948 में वर्ल्ड मैप में एक जगह मिल गई। जिसके बाद फिलिस्तीन के पूरे टेरेन में से 48% का हिस्सा फिलिस्तीनियों को दिया गया और 44% का एरिया नए बने इजराइल के हिस्से में आया। वही फिलिस्तीन के जेरूसलम वाले हिस्से को, जो कि फिलिस्तीन का 8% एरिया था, उसे यूएन ने अपने ही कंट्रोल में रखा। और यही बात दोस्तों फिलिस्तीनियों को सहन नहीं हुई, क्योंकि फिलिस्तीनियों का कहना था कि फिलिस्तीन को तुमने बांट दिया, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जेरूसलम पर तो हमारा अधिकार होना चाहिए। और उनका ऐसा कहने के पीछे मकसद ये था कि जेरूसलम में ही इस्लाम के 3 पवित्र स्थानों में से एक अल अक्सा मॉस्क्यू मौजूद है, जिसे यूएन ने अपने कंट्रोल में रख लिया था। हालांकि फिलिस्तीनियों के इस विरोध का यूएन पर कोई असर नहीं पड़ा, जिससे फिलिस्तीन के आसपास के अरब देश पूरी तरह बौखला गए। फिर क्या था, अरब देश ने एकजुट होकर, जिसमें मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया जैसे पावरफुल देश शामिल थे, उन्होंने इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी। और ये जंग अरब देशों के खिलाफ इजराइल का पहला जंग था। जिस दिन से इजराइल बना था उस दिन के बाद से, जिसे इतिहास में फर्स्ट इजरायली अरब वॉर 1948 का भी नाम दिया गया है। और दोस्तों, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि दूसरे देशों को खड़े होने में 50-50 साल लग जाते हैं, वहीं जो देश एक दिन पहले बना था उसने गजब ढा दिया। यानी इस जंग में यहूदियों ने इतनी बहादुरी से लड़ाई की कि अरब देशों को धूल चटा दी। और इस जीत के बाद ही फरवरी और जुलाई 1949 के बीच इजराइल और प्रत्येक अरब राज्यों के बीच युद्ध को रोकने के लिए अलग अलग तरह के समझौते हुए, जिसमें इजराइल और अरब देशों के बीच एक टेम्परेरी बॉर्डर तय किया गया। लेकिन यूएन पार्टीशन प्लान के तहत जो इससे फिलिस्तीन के हो गए थे, उनमें से कई जगहों पर अब इजरायलियों ने अपना कब्जा जमा लिया था। यानी जो 8% यूएन ने अपने कब्जे में रखा था, उसे भी अब इजराइल ने युद्ध में जीत लिया था। हालांकि इसमें गाजा स्ट्रिप का हिस्सा मिस्र के पास चला गया था और वेस्ट बैंक का हिस्सा जॉर्डन के पास चला गया था। ये युद्ध इतना खतरनाक था कि इस युद्ध के बाद अब स्थानीय फिलिस्तीनियों के पास कोई अपनी जगह नहीं बची। मतलब लगभग 7 लाख फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और रिफ्यूजी बनकर अरब देशों में शरण लेनी पड़ी, जिस वजह से इस पलायन को 1948 का पैलेस्टीनियन एक्सोडस भी कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल इस युद्ध को फ्रीडम स्ट्रगल के रूप में याद करता है। लेकिन इसके बाद इजराइल की मुसीबतें और बढ़ने वाली थी, क्योंकि दोस्तों 1948 के अरब इजराइल युद्ध के बाद फिलिस्तीनी रिफ्यूजी के बीच से पैलेस्तीन फदाइन अस्तित्व में आया। यहाँ फदाइन का मतलब उन लोगों से है जो अपने जीवन को खतरे में डालकर अपने लोगों की रक्षा करते हैं, और इजराइल ऐसे लोगों को फिलिस्तीनी आतंकवादी कहकर बुलाते हैं और फिलिस्तीन में इन्हें फदाइन कहा जाता है। जिसके बाद 1950 से 1960 के दशक में फिलिस्तीन फदाइन ने सीरिया, मिस्र और जॉर्डन में क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। दरअसल शुरुआत में किए जाने वाले इस घुसपैठ का मकसद युद्ध में खोई गई अपनी जमीन के कृषि उत्पादों तक पहुंचाना, इजरायली सेना को सबक सिखाना और कई बार इजरायली लोगों को नुकसान पहुंचाना होता था। लेकिन फदायत के हमलों को बढ़ता देखकर इजरायली रक्षा बलों द्वारा भी उग्र जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें दोनों ओर से सैकड़ों लोग की जान चली गई।
1948 के युद्ध के बाद स्विस क्राइस के नाम से जाने जाने वाला एक और बड़ा संघर्ष 1956 में शुरू हुआ, जब मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नसीर ने सुएज नहर के राष्ट्रीयकरण का ऐलान कर दिया। यानी अचानक से सुएज नहर को मिस्र की सरकारी संपत्ति घोषित कर दी, ये जानते हुए कि इस नहर में फ्रांस और ब्रिटेन के भी स्टेक है। अब्देल नसीर द्वारा सुएज नहर के राष्ट्रीयकरण के ऐलान के बाद सुएज नहर पर फ्रांस और ब्रिटेन का कंट्रोल पूरी तरह समाप्त हो गया। जिसके बाद होना क्या था, अपने हाथ से सुएज नहर को निकलता देख ब्रिटेन और फ्रांस ने इजराइल के साथ मिलकर मिस्र पर हमला कर दिया और इस हमले के बाद से इस पूरी घटना को स्विस क्राइस 1956 के नाम से जाना जाता है। हालांकि उस समय अमेरिका और सोवियत संघ की ओर से इस हमले का व्यापक स्तर पर विरोध किया गया, जिसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल को अपनी सेना हटानी पड़ी और इस तरह से सुएज नहर पर मिस्र का कब्जा हो गया। लेकिन इसके बाद से इजराइल और अरब राज्यों के बीच जो थोड़ा सा शांति मौजूद था, उनके संबंधों में अब काफी ज्यादा खटास आ गई। और दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि इजराइल अब चुप नहीं बैठेगा और वो भी एक गलती का इंतजार करेगा, क्योंकि उसके हाथ से सुएज नहर का कंट्रोल छूटा है और हुआ भी कुछ वैसा ही। सुएज नहर पर कंट्रोल हासिल करने के बाद मिस्र ने इजराइल के शिपिंग लेन स्ट्रेट ऑफ टेरन को बंद कर दिया, जिससे नाराज होकर इजराइल ने 5 जून 1967 को मिस्र के खिलाफ ऑपरेशन फोकस शुरू कर दिया। और ये शिपिंग लेन बंद करना मिस्र को इतना घातक साबित हुआ कि इजराइल एयरफोर्स के लगभग 200 एयरक्राफ्ट ने मिस्र के 18 अलग अलग एयरफील्ड पर अटैक किया और मिस्र के एयरफोर्स को लगभग 90% खत्म कर दिया। इसके अलावा इजराइल की टैंक और उसकी इन्फेंट्री ने मिस्र के कब्जे में आने वाली जगहों जैसे सिनाई पेनिसुला और गाजा स्ट्रिप पर भी धावा बोल दिया। इसी बीच कहीं से जॉर्डन तक ये गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि मिस्र ने इजराइल को बहुत नुकसान पहुंचाया और इस बात से उत्साहित होकर जॉर्डन ने जेरूसलम में इजराइल के ठिकानों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में इजराइल ने ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट बैंक पर विनाशकारी जवाबी हमले किए। इस घटना के कुछ ही दिन बाद इजराइल ने सीरिया पर भी हमला कर दिया और उसके गोलन हाइट्स को जीत लिया। जिसके बाद मामले को इतना बढ़ता देखकर इस मुद्दे को सुलझाने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग हुई और अमेरिका ने फैसला लेते हुए तुरंत सभी देशों को लड़ाई रोकने को कहा। जिसके बाद 10 जून 1967 को यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंस में शांति संधि हुई। लेकिन दोस्तों, मात्र 6 दिन चले इस युद्ध में 1000 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए। वहीं अरब देशों के लगभग 20,000 सैनिकों को जान गंवानी पड़ी और 6 दिन के इस युद्ध ने पश्चिमी एशिया का पूरा नक्शा ही बदल दिया। साथ ही इस युद्ध ने इजराइल और अरब देशों के बीच दुश्मनी की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो आज तक कायम है। हालांकि अगर इस वॉर के नतीजे की बात करें तो इजराइल ने मिस्र से गाजा स्ट्रिप और सिनाई पेनिसुला, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम, वही सीरिया से गोलन हाइट्स पर अपना अधिकार जमा लिया। यानी एक साथ 3 देशों से युद्ध लड़के सबकी जमीनें जीत ली। और ये युद्ध खत्म भी नहीं होता कि इजराइल के लिए अगले ही 2 सालों के अंदर एक और युद्ध प्लान हो जाता है, जिसका नाम इतिहास के पन्नों में यौम किपुर वॉर के नाम से दर्ज है। यौम किपुर यहूदी धर्म का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। मतलब इस दिन यहूदी धर्म के लोग अपने बीते 1 साल के पापों और गलत कामों पर प्रायश्चित करते हैं, एक जगह इकट्ठा होकर। लेकिन इसी दिन साल 1973 में 7 अरब देशों ने मिलकर इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। इस युद्ध की शुरुआत 6 अक्टूबर को हुई थी और 25 अक्टूबर को इसका अंत हुआ था। और ये युद्ध 1967 के युद्ध का बदला था, क्योंकि इस युद्ध में सीरिया की सेना ने गोलन हाइट्स पर और मिस्र की सेना ने सिनाई पेनिसुला पर हमला कर दिया था। लेकिन हर बार की तरह ही इजरायली सेना उन्हें इस बार भी नाकाम करने में सफल रही। पर आगे चलकर सिनाई पेनिसुला को तो मिस्र ने हासिल कर लिया, लेकिन वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप के ज्यादातर हिस्से आज भी इजराइल के कब्जे में। और यही वो क्षेत्र है जहाँ से इजराइल को मिटाकर फिलिस्तीन राष्ट्र बनाने की मांग लगातार उठती रहती है। लेकिन इस बीच एक बड़ी घटना हुई थी। दरअसल यौम किपुर वॉर के बाद ओपेक ने इजराइल को समर्थन देने वाले सभी देशों पर ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था, जिसके तहत कच्चे तेल की कीमत $3 प्रति बैरल से बढ़ाकर सीधा $12 प्रति बैरल कर दिया था। लेकिन दोस्तों, इजराइल द्वारा लड़े गए वॉर यही नहीं रुके। 1968 के बाद से फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO ने लेबनान से इजराइल पे छापे मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद से इजराइल ने फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO को समाप्त करने की नियत से लेबनान पे धावा बोल दिया और लेबनान की राजधानी बेरूत पर कब्जा कर लिया। और इजराइल सेना के बेरूत पर कब्जा करते ही PLO शहर छोड़कर भाग खड़ी हुई, जिसके बाद इजराइल ने भी अपनी सेना लेबनान से हटा ली। जिसके बाद ये युद्ध यहीं रुक गया, जिस वजह से इस युद्ध को
1982 के लेबनान वॉर के नाम से जाना जाता है, जो 1985 तक चला। हालांकि इस घटना के 21 साल बाद यानी साल 2006 में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट से हमला कर दिया। साथ ही इजरायली सेना के 2 सैनिकों को भी कब्जे में ले लिया। यहाँ जिन्हें हिजबुल्लाह के बारे में नहीं पता उन्हें बता दे कि हिजबुल्लाह एक शिया आतंकी संगठन है जो लेबनान में पिछले 1 साल से एक्टिव है, यानी पिछले 2005 से। वैसे इस संगठन का उदय लेबनान में चले गृह युद्ध के दौरान हुआ था, तभी से ये लगातार अपने मंसूबों को अंजाम देता है। जिस वजह से कहा तो ये भी जाता है कि ईरान इस आतंकी संगठन को फंडिंग भी करता है और तमाम तरह के हथियार भी मुहैया कराता है। खैर, उस समय अपने दोनों सैनिकों को छुड़ाने के लिए इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमला कर दिया। मतलब 34 दिन तक चले इस युद्ध में हजारों लेबनानी मारे गए, यानी सिर्फ 2 इजरायली सेना को अगवा करने का खामियाजा उन्हें अपने हजारों लोगों की जान देकर चुकाना पड़ा। हालांकि अंत में इजरायली सेना साउथ लेबनान से पीछे हट जाती है और उनका वो एरिया उन्हीं के पास छोड़ देती है। वेल दोस्तों, अब वक्त आ गया है आज की इस वीडियो के आखिरी वॉर के बारे में जानने का। लेकिन आपको बता दें, इसका सेकंड पार्ट भी जल्द आने वाला है। अगर आप सेकंड पार्ट में इंटरेस्टेड है तो कमेंट में पार्ट 2 लिखकर बताइएगा और पार्ट 2 के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वॉर का समय था 8 दिसंबर 1989, जब इजराइल के खिलाफ फर्स्ट इंतिफादा वॉर शुरू हुआ। यहाँ इंतिफादा का मतलब इजरायली सेना के खिलाफ एक संगठित विद्रोह से है, जिसमें राजनीतिक और जमीनी दोनों ही लेवल्स पर फिलिस्तीनियों को व्यापक समर्थन प्राप्त था। और हर युद्ध के पीछे कोई न कोई वजह जरूर होती है। तो आपको बता दें, फर्स्ट इंतिफादा वॉर की वजह 4 फिलिस्तीनी मजदूरों की मौत थी, जिनकी कार को एक इजरायली मिलिट्री ट्रक ने टक्कर मार दी थी। हालांकि इस घटना पर इजरायलियों का कहना था कि ट्रक का ड्राइवर गाड़ी पर कंट्रोल खो बैठा था, लेकिन वही फिलिस्तीनियों का मानना था कि यह टक्कर जानबूझकर मारी गई थी, ताकि इससे कुछ दिन पहले चाकू घोंपकर मारे गए एक इजरायली सैनिक की मौत का बदला लिया जा सके। और फिलिस्तीनी मजदूरों की मौत के बाद उस समय इजरायली सैनिकों के खिलाफ हिंसक दंगे शुरू हो गए थे, जिसे दबाने के लिए इजरायली सैनिकों की ओर से काफी गोलियां भी चलाई गई, जिससे हिंसा और भी ज्यादा भड़क गई और धीरे धीरे इसने एक युद्ध का रूप ले लिया। मतलब साल 1989 में शुरू हुआ ये युद्ध साल 1993 तक चला था, जिसमें अंत में इजरायली विजय रहा था। और दोस्तों, आपको बता दें, इस पहले इंतिफादा वॉर में ही आतंकवादी संगठन हमास का भी जन्म हुआ था, जो इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन बना बैठा है और उसी से आज की तारीख में इजराइल युद्ध भी लड़ रहा है।